Hello students, myself Vijay Kaushik welcomes you to the economics class. Students, as you know, in the last lecture we have started the third chapter of Indian economic development. Today we will proceed with this chapter and today's topic for the class will be features and problems of agriculture sector. जैसा कि आपको पता है थर्ड चैप्टर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जान रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि बेसिकली आज के टॉपिक में हमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स के फीचर्स पढ़ने हैं और उसकी प्रॉब्लम्स देखनी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो वी विल स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फर्स्ट पॉइंट इज low productivity in the agricultural sector. आपको याद होगा हमने पहले चैप्टर में दो टर्म्स पढ़े थे, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. प्रोडक्शन बेसिकली रेफर्स टू द टोटल आउटपुट, whereas productivity refers to the output per hectare of a land. So low productivity का मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, एक हेक्टेयर ऑफ लैंड में प्रोडक्शन कम था। अब आपको पता है जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो टोटल प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली ही कम होगा। सो बेसिकली फर्स्ट फीचर एग्रीकल्चर सेक्टर का ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। और ये बात मैं सिर्फ पहले के टाइम की नहीं कर रहा हूँ, कॉलोनियल पीरियड में भी लो प्रोडक्टिविटी थी, आफ्टर दैट पीरियड आल्सो देयर वाज लो प्रोडक्टिविटी। अगर मैं बात करूँ एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट सिनेरियो में ये है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। सो बेसिकली लो प्रोडक्टिविटी क्या सिग्निफाई करती है? लो प्रोडक्टिविटी किसी भी कंट्री की बैकवर्डनेस को सिग्निफाई करती है। अगर किसी कंट्री की प्रोडक्शन लो है तो वो ये दिखाता है कि वो कंट्री जो उसकी काउंटर कंट्रीज हैं, जो उसकी जैसी और कंट्रीज हैं, उनके कंपैरिजन कम डेवलप्ड हो पाएगी। सो बेसिकली इट इंडिकेट्स द बैकवर्डनेस ऑफ एनी कंट्री। ये था हमारा फर्स्ट फीचर एग्रीकल्चर सेक्टर का। आइए सेकंड फीचर देखते हैं क्या है। सेकंड फीचर है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पहले स्टडी कर ली है, उसमें से एक अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्म है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब किसी काम में जितने लोगों की जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडिया में सबसे बड़ी समस्या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की है। बेसिकली होता क्या है, किसी भी एक फैमिली के पास एक जमीन का टुकड़ा होता है और जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं सारे फैमिली मेंबर्स उसी पे काम करते हैं। बेसिकली जरूरत 2-3 लोगों की ही होती है उस एग्रीकल्चरल लैंड में, लेकिन अगर मान लीजिए किसी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो 5 के 5 मेंबर्स वहां पे काम करेंगे। अब ये समस्या किस प्रकार से हो सकती है? देखिए समस्या इसलिए है क्योंकि वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है। अगर वो काम से निकल जाए तो उससे टोटल प्रोडक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा। सो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्म है विच इज द फीचर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। आज के हमारे दो टॉपिक फीचर्स और प्रॉब्लम्स है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि फीचर्स के साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स भी समझा सकूं, क्योंकि ये जो फीचर्स हैं इन्हीं से प्रॉब्लम्स निकलती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। यानी फीचर्स से हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो। तो बेसिकली अब तक हमने 2 पॉइंट स्टडी कर लिए हैं फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। जैसा कि आपको पता है एग्रीकल्चरल सेक्टर नेचुरल कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को वाटर की बहुत जरूरत होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज की बहुत जरूरत होती है। बट इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी है। अब के टाइम में तो फिर भी थोड़ी बहुत ग्रोथ होने लग गई है, जो आर्टिफिशियल वाटर सोर्सेज है वो जनरेट कर दिए गए हैं। बट हम बात करें पहले के समय में तो इरिगेशन फैसिलिटी की बहुत ज्यादा कमी थी। इरिगेशन फैसिलिटी कमी होने के कारण क्या नुकसान
नुकसान होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वाटर की बहुत जरूरत होती है तो वो टोटली रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और जैसा कि आपको पता है रेनफॉल एक नेचुरल एक्टिविटी है, उसकी कोई स्पेसिफिक गारंटी नहीं है कि रेनफॉल होगी। अगर तो रेनफॉल हो जाती है तो प्रोडक्शन अच्छी होती है, अदरवाइज प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती। तो एक फीचर ये है कि इरिगेशन फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी है इंडिया में, और इस फीचर के कारण हमारी पहली प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चर सेक्टर की, लैक ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर को एक समस्या ये फेस करनी पड़ती है कि हमारे देश में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण प्रोडक्शन अनसर्टन है और प्रोडक्शन कम होता है। अगर तो रेनफॉल होगी अच्छी तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज प्रोडक्शन बहुत कम होगा। सो बेसिकली अनसर्टेनिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, विच इज अ कॉज ऑफ प्रॉब्लम फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। आइए नेक्स्ट फीचर देखते हैं क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का टॉपिक हमने पहले स्टडी किया है। बेसिकली सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब होता है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली एक ऐसी फॉर्म ऑफ फार्मिंग है जिसमें केवल इतनी ही फार्मिंग की जाती है जो कि फैमिली के मेंबर्स के लिए सफिशिएंट है, यानी बेसिकली उनके कंजम्पशन के लिए सफिशिएंट है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए की जाती है, अपने कंजम्पशन के लिए की जाती है। इसमें कमर्शियल आउटलुक नहीं होता, जो कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। कन्वेंशनल आउटलुक, यानी कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटलुक कमर्शियल ना हो के ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है। यहाँ के लोग फार्मिंग को एज ए सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखते, फार्मिंग से वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, इस चीज की समझ हमारे देश के लोगों को नहीं है। वो फार्मिंग मेजॉरिटी ऑफ द, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर फार्मिंग केवल और केवल अपने कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। इससे क्या समस्या आती है? देखिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज्यादा होती है किसी कंट्री में तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम होती है, और इंडिया चूंकि एक एग्रेरियन इकोनॉमी है तो उसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और ये आप कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो जीडीपी की ग्रोथ भी कम होगी। तो ये एक फीचर था जिसके कारण प्रॉब्लम आती है कन्वेंशनल आउटलुक की। अगला फीचर देखते हैं क्या है, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, इनपुट का क्या मतलब? इनपुट बेसिकली रेफर्स टू द रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिसोर्सेज चाहिए, बेसिकली रिसोर्सेज में मॉडर्न रिसोर्सेज की अगर बात करें तो मॉडर्न रिसोर्सेज पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीजें होती हैं। इनकी कमी पहले तो बहुत ज्यादा थी, आज भी कमी है, लेकिन आज इतनी कमी नहीं है जितनी पहले थी। सो बेसिकली जो इनपुट्स हैं जिनके कारण प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आ सकती है, इनकी इंडिया में कमी थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का एक फीचर तो ये हो गया कि लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स है, जिसके कारण प्रोडक्शन कम होती है और बेसिकली बैकवर्डनेस आती है किसी भी इकोनॉमी में। आइए नेक्स्ट फीचर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फीचर है स्मॉल होल्डिंग, और स्मॉल होल्डिंग से प्रॉब्लम आएगी आपकी स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। क्या मतलब है इसका? इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो इसको आइडेंटिफाई करता है, यानी एक ऐसा पॉइंट है जो कि कॉमन है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। यानी इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनके पास जितनी भी जमीन है वो जमीन ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं है, छोटी छोटी जमीनें हैं, एंड दैट टू अ स्कैटर्ड, यानी एक जगह पे इकट्ठी जमीनें नहीं है। एक जमीन का टुकड़ा यहाँ पे है तो एक जमीन का टुकड़ा बहुत दूर है, फिर एक जमीन का टुकड़ा कहीं दूर है। अब इससे क्या समस्या आती है? देखिए, अगर स्मॉल होल्डिंग्स होंगी तो उस पे मशीनरी का इस्तेमाल एफिशिएंट तरीके से नहीं हो सकता। अगर हार्वेस्टर, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें एग्रीकल्चरल लैंड पे, बड़ी जमीन है तो एफिशिएंटली हो सकता है यूज, लेकिन अगर छोटी जमीन है तो उसको अच्छे से यूज नहीं हो सकता। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं उठा सकते। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब हम बहुत बड़े लेवल पे कुछ काम करते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मिलती है, एफिशिएंसी आती है, कॉस्ट कम लगती है। तो इन सारे बेनिफिट से चूक जाते हैं क्योंकि इंडिया में स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, तो ये फीचर भी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। अगला फीचर क्या है ये देखते हैं, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स कॉन्फ्लिक्ट।
लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है हु आर द रियल ओनर ऑफ द लैंड, जमीन के मालिक है जो। टेनेंट्स का मतलब होता है बेसिकली, अगर आप स्पेसिफिक मतलब देखें तो टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। एग्रीकल्चर सेक्टर में किराएदार का मतलब ये है कि जनरली जरूरी नहीं है कि जो लैंडलॉर्ड होगा वही अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करे, यानी जो जमीन का मालिक है जरूरी नहीं है वही फसल बोए। जनरली क्या किया जाता है कि किराए पे टेनेंट्स को बुलाया जाता है जिनका काम होता है कि फसल की उपज करें। तो टेनेंट्स के द्वारा फार्मिंग करवाई जाती है, लेकिन रियल ओनर्स लैंडलॉर्ड होते हैं। इंडिया में ये सिस्टम बहुत ज्यादा फॉलो होता है, पहले जमींदारी सिस्टम के रूप में फॉलो होता था। एट प्रेजेंट जमींदारी सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो खुद प्रोडक्शन नहीं करते, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन है, यानी कि बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशन नहीं है, जिसके कारण समस्या आती है एक्सप्लॉइटिव एग्रेरियन रिलेशन। आपने पहले भी पढ़ा है क्या होता है जनरली कि मेहनत सारी की सारी टेनेंट्स की होती है जो काम कर रहा है, लेकिन कमाई कौन ले जाता है? सारी कमाई ले जाता है लैंडलॉर्ड। बदले में टेनेंट्स को केवल और केवल इतने पैसे दिए जाते हैं कि उसका लाइवलीहुड हो सके, उसका जीवन गुजर हो सके, बस वो जिंदा रह सके, सब्सिस्टेंस के लिए पैसे दिए जाते हैं बस। अब इसके दो नुकसान हैं, एक तो टेनेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है जो कि सोशल इनजस्टिस है। दूसरी चीज, जब आपको पता है कि आप खुद से अगर कुछ काम करेंगे, अपना काम खुद करेंगे, तो उस काम में आप एफिशिएंसी लेके आएंगे। जब आप किसी और के लिए काम करेंगे तो हो सकता है इतना एफिशिएंट तरीके से काम ना कर पाए, सो बेसिकली काम में थोड़ी सी इनएफिशिएंसी भी आती है, जिससे प्रोडक्शन कम होता है, जिसके कारण हमारी प्रॉब्लम आती है एक्सप्लॉइटिव एग्रेरियन रिलेशन की। नेक्स्ट फीचर क्या है आइए देखते हैं। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, जो पुराने समय में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, आज के समय में भी उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये इसका फीचर है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ग्रो नहीं हो पाया समय के साथ क्योंकि इसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं आया। आप पहले पढ़ के आए हुए हैं कि मॉडर्नाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। एक रीजन कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ज्यादा ग्रो हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के कंपैरिजन, वो यही है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन आया, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा नहीं हो पाया, ये भी एक फीचर है। बेसिकली ये सारे फीचर्स क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट है और बैकवर्ड। ये हम पहले भी पढ़ के आए थे। बेसिकली इन फीचर्स के कारण वो स्टैग्नेंट और बैकवर्ड है। अब अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, कुछ प्रॉब्लम्स तो हमने पहले स्टडी कर लिए, जैसे कि कन्वेंशनल आउटलुक, लैक ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन हमने पढ़ लिया है, हमने एक्सप्लॉइटिव एग्रेरियन रिलेशन पढ़ लिया है। दो प्रॉब्लम्स और है जो हमने डिस्कस नहीं की है, अभी डिस्कस कर दी। क्या है वो प्रॉब्लम्स? डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक कमी ये है कि क्योंकि प्रोडक्शन कम है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, अनसर्टेनिटी है, केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, इसके कारण पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। यानी जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है उनके पास पैसे की बहुत कमी है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब पैसे की जरूरत है लेकिन उनके पास पैसा है नहीं, सो बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस है, लैक ऑफ फाइनेंस है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास पैसे की कमी है, फाइनेंस की कमी है, तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? बोरोइंग्स करनी पड़ती है। और आपको पता है बोरोइंग्स कभी भी किसी के लिए भी फ्रूटफुल नहीं होती है, बेनिफिशियल नहीं होती है। और ये बोरोइंग्स इतनी ज्यादा हो जाती है फार्मर्स के लिए कि वो डेट के तले दब जाते हैं, परपेचुअल इंडेटनेस हो जाती है। हम परपेचुअल इंडेटनेस का टॉपिक भी पढ़ के आ चुके हैं पहले। लास्ट प्रॉब्लम क्या है ये देखिए, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम को समझाने से पहले इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूं। फाइनेंस की कमी है और फाइनेंस के लिए बोरोइंग्स करते हैं फार्मर। अब आपको शायद पता है कि फाइनेंस के दो सोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं जैसे कि बैंक,
नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जैसे गांव में महाजन से पैसे ले लिए, रिश्तेदारों से पैसे ले लिए, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। एक समस्या तो ये है कि फार्मर्स को पैसा उधार लेना पड़ता है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि वो जो बोरिंग्स कर रहे हैं वो बोरिंग्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से करें तो भी इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो होते हैं वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते फार्मर्स का, दे आर अ रिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो जनरली एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, बहुत हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो एक समस्या इसमें यह भी है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से फाइनेंस लिया जा रहा है। लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि प्रोडक्शन को बेचने से या प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो भी प्रोसेस होता है वो मार्केटिंग सिस्टम के चल प्रोडक्शन तैयार किया, फिर उस प्रोडक्शन को जो तैयार किया है जाके बेचना, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है वो एक मार्केटिंग सिस्टम है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मार्केटिंग सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टाइमली परचेज की जाएगी, मतलब टाइमली बेच सकते हैं फार्मर, सही रेट पे बेच सकते हैं, ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है फार्मर्स को। लेकिन क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम है तो कोई गारंटी नहीं है कि फार्मर्स के प्रोडक्ट जो है वो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। मजबूरी में फार्मर्स को कम रेट पे अपने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं। कई बार तो ये होता है कि जिनसे पैसा उधार लिया है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में महाजन से, उनको अपनी क्रॉप बेचनी पड़ जाती है कम रेट में, क्योंकि उनके जो बोरिंग्स थे उसको नहीं चुका पाते। सो बेसिकली हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं फीचर्स के। ये फीचर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को स्पेसिफाई करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया कैसा है, जिसमें ये पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, तो इन्हीं फीचर्स से फिर प्रॉब्लम जनरेट हुई है। वो प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं इन 6 पॉइंट्स में। ये बेसिकली प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर सेक्टर की। इन प्रॉब्लम्स के कारण आगे चल के एग्रीकल्चर सेक्टर में बैकवर्डनेस है, ग्रोथ जो है जितनी होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं है, स्टैग्नेंट ग्रोथ। सो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, जिसमें हमने फीचर्स और प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या वेरियस रिफॉर्म्स आए एग्रीकल्चर सेक्टर के।